पूछताछ, दिल छू लेने वाली कहानी। सौम्या सारा काम खत्म कर अपने कमरे में सोने ही जा रही थी कि सासू माँ छाया जी की आवाज आई। अरे बहू, जरा इधर तो आना। सौम्या काफी थक चुकी थी, उसे नींद भी बहुत आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वो सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। उसके बाद तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता था। बस उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाए। लेकिन छाया जी ने बुलाया था तो उनके कमरे में तो जाना ही था, नहीं तो छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाली छाया जी बखेड़ा खड़ा कर देती और फिर खुद चैन से सो जाती। पर सौम्या की नींद तो खराब हो जाती। सौम्या जब उनके कमरे में गई तो देखा पति रोहित, देवर मोहित भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर एक पल के लिए तो दरवाजे पर ही उसके पैर ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। शायद तीनों उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब भी तीनों छाया जी के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं और उसी समय सौम्या उनके कमरे में बुलाई जाती है, इससे जाहिर हो जाता है कि सौम्या ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था और अब उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले 5 महीने में सौम्या इस बात को अच्छे से जान चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कभी कोई बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सौम्या को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसके पापा ने उसकी शादी रोहित से कर दी। अपनी शादी के कुछ दिनों बाद ही सौम्या ने एक स्कूल में 15,000 रुपए में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसके नौकरी करने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपनी मर्जी से खर्च करने पर काफी ऐतराज होता था। उनके अनुसार पैसे टकों का रख रखाव करना सौम्या को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उसमें से कुछ पैसों की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही छाया जी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाई थी। जब उसने खुशी खुशी साड़ी लाकर छाया जी को दिखाई तो तब छाया जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली। लेकिन रात को वो अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी, तब छाया जी के कमरे में उसे बुलाया गया था। तब भी रोहित और मोहित उनके साथ उनके कमरे में ही थे। छाया जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े हुए थे। उनके कमरे में जाते ही रोहित ने बोलना शुरू किया। सौम्या, मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनसे पूछे बगैर अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। ये सुनकर सौम्या ने हैरानी से छाया जी की तरफ देखा और फिर कहा, पर मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई ले चलती हूँ और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी। और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की है, कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं। बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो ओहदे में कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं करते। देवर मोहित बीच में ही बोला। एक बार तो सौम्या का मन किया कि बोल दे, देवर हो देवर ही बन के रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने सोचा कि बेवजह बखेड़ा हो जाएगा। सौम्या रोहित से कुछ कहने को हुई थी तो छाया जी बीच में बोल पड़ी। देखो बहू, तुम्हारा ये कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए था कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो। और फिर क्या कमी है हमारे घर में जो पैसों को फालतू खर्च कर रही हो। ये पहली बार था इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर सौम्या चुप हो गई। बाद में रोहित जब कमरे में आया तो सौम्या ने उसे समझाना चाहा,
लेकिन रोहित तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने डांट कर उसे चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद रोहित ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नगद में उसके हाथ आती, उसी दिन आते समय सौम्या को बैंक में जमा करानी पड़ती और इसका नोटिफिकेशन भी रोहित के फोन पर ही आता। पर ये जरूर होता था कि स्कूल से आने से पहले छाया जी सौम्या को फोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये अलग बात थी कि वो खर्च सौम्या ही करती थी। उससे उन्हें और रोहित और मोहित को ऐतराज नहीं था। खैर, सौम्या कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह रोहित ने ही बोलना शुरू किया। सौम्या, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आज अपनी एक आरडी करवाई है। ये सुनकर सौम्या पहले तो हैरान रह गई कि आखिर रोहित को कैसे पता चला। फिर उसे याद आया कि रोहित के मोबाइल पर ही तो नोटिफिकेशन आया होगा। तभी वो सोच रही थी कि रोहित ने कहा, सौम्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने बैंक में आज एक आरडी करवाई है? मेरा दोस्त राज वही काम करता है। वो बता रहा था कि तुम आज बैंक गई थी एक नई आरडी खुलवाने के लिए और हर महीने की 5,000 रुपए की आरडी करवा कर आई हो। ये सुनकर सौम्या ने कहा, हाँ, मैंने आज ही एक आरडी करवाई है। ये सुनकर रोहित नाराज होते हुए बोला, तुमसे मना कर रखा है ना कि अपनी मर्जी से पैसे मत खर्च किया करो। अरे, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा? रोहित, मैंने ये सोचकर आरडी करवाई है कि ये भी सेविंग ही तो है और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैंने सोच समझकर ही तो आरडी करवाई थी। अच्छा, आपके पैसे सेविंग में ही थे। आपसे हम कौन सा खर्च करवाते हैं जो आप बिना पूछे आरडी करवा कर आ गई? एक तो वैसे ही आप अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की जगह नगद लेती हो और ऊपर से बिना पूछे ये सब कर देती हो। अब की बार मोहित बीच में बोला, पर सौम्या ने उसे जवाब देने की जगह रोहित से कहा, आरडी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है, इसमें गलत क्या है? ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, उल्टा बचत ही हो रही है। हाँ, तुमसे कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम जो बचत नहीं होती है? बचत के नाम पर कुछ भी कर रही हो। अरे, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि अपनी मर्जी से पैसा तो खर्च कर दे। अरे, औरतों की आदत होती है पति से छुपकर पैसा रखने की, लेकिन हमारी तो वो भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इन्हें देखो, ये सब औरतों के बस की बात नहीं होती है। अब की बार छाया जी बोली। इससे पहले सौम्या कुछ कहती, रोहित बोल पड़ा, आइंदा हमसे पूछे इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस बेवजह पैसे खर्च करवा कर आ जाती हो और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करें तुम पर? और हो सके तो अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में लेना शुरू करो। ये सुनकर सौम्या हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, पर रोहित फिर बोला, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, अभी लाकर दो मुझे सारा तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर बर्बाद करके आ जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ रोहित। मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसों को इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतनी तो समझ है मुझ में। सौम्या के मना करने पर तीनों ज़्यादा गुस्सा हो गए। तब छाया जी बोली, बहू, तुझे समझाया ना कि ये सब औरतों के बस की बात नहीं है। इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही है जो बेवजह बहस किए जा रही है। माफ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हो ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया खर्च नहीं करते। आप भी तो एक औरत ही हो, फिर आप कैसे ये कह रही हैं कि ये औरतों के बस की बात नहीं है?
फिर मोहित की तरफ मुड़कर बोली, और देवर जी, आपको कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी, उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने का आपको हक नहीं है। और फिर रोहित से बोली, मैं कोई एटीएम कार्ड या पासबुक नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुझे भी अच्छे से पता है कि बचत कैसे की जाती है। कहकर सौम्या कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दूसरे दिन सौम्या ने अपना मोबाइल का नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा दिया और नोटिफिकेशन अब उसके मोबाइल पर आने लगे। इससे भी रोहित नाराज हो गया, लेकिन सौम्या ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले में यदा कदा सौम्या को ताने सुनने को मिल जाते थे। पर अब सौम्या ने इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे ही इस बारे में बात होती तो सौम्या उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। पीछे सब बड़बड़ाकर रह जाते थे। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।